के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। आज का जो वीडियो है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बताया जाएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो बुक के आप देखेंगे क्लास 10th के बुक के तो सबसे लास्ट में आपको कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया होता है। उसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आज सॉल्यूशन किया जाएगा। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जितने भी चैप्टर है उन सभी के जितने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है उन सब का व्याख्या करके दिया गया है। अभी हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न का यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जितने भी लास्ट में आप देख सकते हैं कि पीछे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बुक के चैप्टर के अलावा भी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं। अब देख सकते लिखा है कि बहुवैकल्पिक प्रश्न अधिकोष। तो यहाँ पर जो बुक के लास्ट में दिए रहते हैं उन सब का विश्लेषण हम करेंगे। जैसे ही यह सीरीज ख़त्म होगा हम लोग फिर इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर होगा जो सब्जेक्टिव टाइप से होगा उन सब का भी हम लोग व्याख्या करेंगे। तो इसका आंसर खुद बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पर सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और जहाँ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताने की आवश्यकता होगा वहाँ पर एक्स्ट्रा तथ्य भी बताए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते इस वीडियो के। पहला प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातुओं के परमाणु आसानी से बना सकते हैं। इसका आंसर होगा धनाविष्ट आयन। हम लोग पहले आंसर की चर्चा कर लेंगे, पहले आंसर देख लेंगे, फिर उसके बाद जो भी विकल्प बताने लायक होगा जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उनकी भी चर्चा किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा धनाविष्ट आयन। आप पढ़ते होंगे कि जो आयन होता है यह आयन दो तरह के होता है। एक होता है धन आयन जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव आयन, और एक होता है नेगेटिव आयन। सामान्यतः धातु के जो आयन होता है वो धनायन होता है और अधातुओं के जो आयन होता है वह ऋण आयन कहलाता है। तो यहाँ पर चर्चा किसका करा धातुओं के परमाणु आसानी से बना होता है। तो यहाँ पर धातु शब्द की चर्चा है, इसलिए यहाँ पर धनाविष्ट आयन होगा यानी कि धनायन होगा। और जब यहाँ पे अधातु रहता तो हो जाता ऋण आयन। नेक्स्ट है, कैल्शियम धातु की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। हम लोग किससे कैल्शियम ये जो धातु है इस कैल्शियम धातु को हम अभिक्रिया कराएंगे जल के साथ H2O के साथ। आपको पता होगा कि जो कैल्शियम है यह धातु है और धातु जब भी जल के साथ अभिक्रिया करेगा, हालांकि सभी धातुओं के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे धातु होता है जो जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। तो जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो उस स्थिति में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन ऑप्शन सही होगा। ये जो कैल्शियम धातु है ये जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। और कैल्शियम के अलावा आप पढ़े होंगे कि जो सोडियम धातु है वो सोडियम धातु भी जल के साथ तेज़ी से अभिक्रिया करती है। तो ऑप्शन पहला में करा है कि जल के साथ इसकी अभिक्रिया अत्यंत कम होती है। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जल के साथ इसकी अभिक्रिया तेज़ गति से होती है। नेक्स्ट करा है जल के साथ इसकी अभिक्रिया अति तीव्रता के साथ होती है। देखिए अति तीव्रता के साथ तो होती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या कि कौन सा कथन सही है, कैल्शियम धातु और जब जल के साथ मिला जाएगा तो। फिर करा कि जल के साथ यह कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड बनाती, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं और धातु की सतह से चिपक जाते हैं। यह कथन बिल्कुल सही होगा कि जब भी कैल्शियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क आप पढ़ते होंगे कि सल्फाइड अयस्क में आयरन, कॉपर,
ये सब जो भी धातु है वो सल्फाइड अयस्क में आता है। और सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की बात कर रहा है कि इसका सांद्रण किस तरीके से होता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है। अब फेन प्लवन विधि क्या होता है, गलनित पृथक्करण विधि, निक्षरण विधि, निस्तापन विधि, इन सब के चर्चा हम लोग किए हुए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा कर के इन सबको बारी बारी से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। यह अच्छा प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। धातुओं के जो ऑक्साइड होता है वह धातु का ऑक्साइड देखिए भास्मिक प्रवृत्ति का होता है, और जो अधातु का ऑक्साइड होता है वह अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। तो याद रखेंगे धातु का ऑक्साइड भास्मिक होता है, जबकि इसी में अधातु का है तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। इसमें कह रहा है कि अधातु कौन है। तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो भी धातु होगा उस धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकाला जाता है तो धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने क्रम में अंतिम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम लोग उस तत्व को हम लोग धातु कहेंगे। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन वाला उपधातु होगा। जब 4 इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम कक्षा में तो उसे हम बोलेंगे उपधातु, और 1, 2, 3 होगा तो उसे हम धातु बोलेंगे। लेकिन 5, 6, 7, 8 अगर इलेक्ट्रॉन होगा अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जब 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसे हम लोग अधातु बोलेंगे। यानी अधातु के अंतिम कक्षा में यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 और 8 होती है। तो यहाँ पे कह के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों में कौन अधातु है। अधातु है इसका मतलब या तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होगा या 6 होगा या 7 होगा या 8 होगा। यहाँ पर देखिए 1 का है तो 1 है इसका मतलब धातु होगा। 2 वाला भी धातु होता है, 3 वाला भी क्या होगा, धातु होगा। तो 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला धातु होगा, जबकि 5, 6, 7, 8 ये जो होगा 5, 6, 7, 8 वह अधातु होगा। इस तरीक़े से इसका आंसर ये हो जाएगा। तो अगर आपको धातु अधातु पहचानने का तरीका जानना हो तो एक शॉर्टकट तरीका है कि जिस तत्व के नाम के लास्ट में आप यम शब्द देखिएगा, जिस तत्व के लास्ट में यम शब्द देखिएगा वह धातु होगा। हालांकि सभी तत्व के लास्ट में यम शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत सारे तत्व के लास्ट में आपको यम मिलेगा। जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आप लोग इस सब में देख रहे हैं, इसके लास्ट में आपको यम मिलेगा। तो ये सब क्या होगा, धातु होगा। नहीं तो सबसे अच्छा पहचानने का तरीका क्या है कि लास्ट में देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 है, तो 1, 2, 3 वाले धातु होगा, बाकी अधातु होगा। यहाँ पर देखिए 8, 2, 10, 1, 11 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका पढ़े होंगे 9th क्लास में। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें डिटेल से बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। यहाँ पर देखिए 8, 2, 10, 11 परमाणु संख्या किसका होता है, सोडियम का होता है। सोडियम में भी देखिएगा तो सोडियम में सोडियम में एम शब्द लगा हुआ है, यानी कि धातु होगा। फिर देखिए इसमें है 8, 2, 10 और 18, 2, 20, 20, 10, 30 देखिएगा आप लोग तो 30 आता है। आप लोग देखेंगे जो टीन होता है उसका, और ये भी क्या धातु है। लेकिन 8, 2, 10, 15 जो 15 है आप पढ़े होंगे सल्फ़र के बारे में, तो वह क्या है, एक अधातु होता है। ये भी क्या है 8, 2, 10, 3, 13 एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम क्या है, एल्युमिनियम एक धातु होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अयस्कों में कौन एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का अयस्क की बात करें तो इसका मेन अयस्क होगा बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट जो है यह लोहा की अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये दोनों लोहा के अयस्क है। मैग्नीशियम के अयस्क का नाम है डोलोमाइट। जबकि मैलेकाइट की बात करें, तो ये मैलेकाइट तांबा के अयस्क है। मैलेकाइट किसका, तांबा के अयस्क है। कभी कभी मैलेकाइट के सूत्र भी पूछ दिया जाता है। इसका सूत्र होगा CuCO3 × CuOH का होल ट्वाइस।
CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस मैलेकाइट होगा, ये तांबा से निकलता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर गर्म करके धातु को उसके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यह कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अयस्क को उसके द्रव्यमान से कम ताप पर हम लोग गर्म करते हैं तो उससे जो ऑक्साइड प्राप्त होता है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं निस्तापन। इसे हम बोलते हैं निस्तापन। अब दो शब्द याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है 10th में। एक शब्द याद रखिएगा जिसका नाम है भर्जन और एक होता है निस्तापन। तो जो निस्तापन होता है वह निस्तापन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। देखिए यहाँ पर नी शब्द है, नी मतलब बोलिएगा कि नहीं, नी मतलब नहीं, नहीं किसके नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं होता है। और यह भर्जन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन होता है। निस्तापन, भर्जन, धातुक्रम, प्रगलनन, ये सब के बारे में चर्चा किया गया है। आप वहाँ पर डिटेल से जाके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं उसे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सांद्रित किया जाता है। तो जब उपस्थित जो अपद्रव्य होगा, अपद्रव्य मतलब कि जो भी अशुद्धि होगा वह कण से अगर भारी होगा, कण से क्या होगा, भारी होगा, तब हम लोग उस प्रक्रिया को यानी कि हम लोग उस अयस्क को यानी कि करा कि जिस अयस्क में उसके कण उपस्थित अपद्रव्य से भारी होगा, तो जब अपद्रव्य से क्या होगा, भारी होगा कण, यानी कि जो तत्व होगा, धातु होगा वह भारी कण के होगा, जबकि उसके अपद्रव्य जो होगा, अपद्रव्य मतलब कि जो भी अशुद्धि है वह अगर हल्का होगा, तो हम लोग गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा क्या करते हैं, उसको सांद्रित कर देते हैं, सांद्रित करते हैं। यानी गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है कि वह भारी कण ऊपर रुक जाता है और बाकी क्या होता है, यह पानी में घुल करके नीचे की तरफ गिर जाता है, यानी कि अशुद्धि नीचे की ओर गिर जाता है और भारी कण ऊपर ही रह जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा अशुद्ध तांबे को शुद्ध तांबा में परिवर्तित किया जाता है। तो अशुद्ध तांबा को शुद्ध तांबा में हम लोग वैद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ के बनने के कारण तांबे की प्लेट को आर्द्रवायु में कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसकी सतह पर हरे रंग की परत बैठ जाती। ये याद रखेंगे कि तांबे को, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, करा कि तांबे की प्लेट को जब आर्द्रवायु, आर्द्र मतलब कि नम वायु जिसमें पानी की मात्रा हो, वैसा वायु को आर्द्रवायु कहते हैं। जब आर्द्रवायु में तांबे के प्लेट को खुला छोड़ देते हैं तो उसका रंग कैसा होगा, तो उसका रंग हरा रंग होगा, और उसमें जो हरे रंग की परत बैठ जाती है उसे हम बोलते हैं CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइस, CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइस। इसे हम बोलते हैं मैलेकाइट, CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइस को हम बोलते हैं मैलेकाइट बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें सही कथन बताना है। पहला में कह रहा है शुष्क ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आकर लोहा में जंग लग जाता है। ये गलत होगा, इसलिए गलत होगा क्योंकि शुष्क ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो लोहा में कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। शुष्क मतलब सूखा हुआ, और सूखा हुआ ऑक्सीजन के मिलने से लोहा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर कह रहा है वायु रहित जल में लोहे में जंग पकड़ लेता है। देखिए जब भी लोहा में जंग पकड़ेगा तो वायु की उपस्थिति होना चाहिए, और वायु क्या होना चाहिए, आर्द्रवायु होना चाहिए। आर्द्र के मतलब उस वायु में नमी होना चाहिए, नमी होगा तभी जंग पकड़ेगा, नहीं तो जंग नहीं पकड़ेगा। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल वाष्प की एक साथ उपस्थिति आवश्यक है। यह सही होगा, इसे याद रख लेंगे, क्योंकि लोहा में जंग तभी लगेगा जब ऑक्सीजन के साथ साथ किसकी मात्रा, जल वाष्प की मात्रा होनी चाहिए। तो जल वाष्प भी होना चाहिए
ऑक्सीजन भी होना चाहिए, तभी जा कर के लोहा में जंग लगेगा। और जब भी लोहा में जंग लगेगा तो याद रखेंगे, जंग लगने पर लोहा के भार में क्या होगा, वृद्धि होगा। जंग लगेगा तो लोहा के भार बढ़ेगा न कि घटेगा। ये बहुत अब क्वेश्चन पूछा गया है कि जब लोहा में जंग लगेगा तो उसके भार के साथ क्या होगा, उसके भार में क्या होगा, वृद्धि होगा। नेक्स्ट है, तत्वों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म पीतल में उपस्थित रहता है। पूछा कि पीतल किससे किससे मिलके बना है, तो पीतल जो है वह पीतल जो है यह मिश्र धातु है। इसका याद रखने का ट्रिक क्या है, पिताजी, इसका ट्रिक रखिएगा पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो तांबा और जिंक मिला देंगे, ता से तांबा, जी से जिंक। तांबा और जिंक जब मिला देंगे तब क्या बनेगा, तब पीतल बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, सी जो से कॉपर, कॉपर मतलब तांबा, और जेड एन से जिंक। यानी कि तांबा और जिंक मिलाते हैं तो मिश्र धातु पीतल प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है। जल में विलय का मतलब है जल में पूरी तरह से घुल जाएगा। विलय का मतलब होता है जो जल में घुल जाए, और विलायक होता है जो किसी को अपने में घुलाएगा, और उसी से तैयार होता है विलयन। विलयन यानी एक होता है विलय, विलय मतलब घुलने वाला, जैसे चीनी विलय होता है, और पानी क्या होगा, विलायक होगा। पानी में चीनी घुल जाएगा, और चीनी और पानी से जो मिश्रण बनेगा उसे हम बोलते हैं विलयन। तो इसमें से जो ग्लूकोज है वह ग्लूकोज पानी में विलय होता है। आप पानी में देखते होंगे ग्लूकोज जब डालते हैं तो पूरा तरीका से क्या होता है, घुल जाता है। और ग्लूकोज के आप सूत्र भी याद रखेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो गया C6H12O6, C6H12O6। ये ग्लूकोज के क्या होगा, रासायनिक सूत्र होगा। बेंजीन की बात करें तो बेंजीन के जो सूत्र होता है C6H6 होता है, C6H6 होता है। मीथेन की बात करें तो CH4, ये मीथेन के होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें तो CH2 ये कार्बन डाइसल्फाइड के सूत्र होता है। नेक्स्ट है, आयनिक यौगिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, जिसमें असत्य की बात बोल रहा है। आप पढ़े होंगे रासायनिक बंधन में एक होता है आयनिक बंधन, आयनिक बंधन जो आयन द्वारा होता है, और दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन। ये दो बंधन होता है। धातु अधातुओं के बीच आयनिक बंधन होता है, और अधातु अधातुओं के बीच सहसंयोजक बंधन होता है। तो कह रहा कि आयनिक यौगिक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। पहला कह रहा है क्या, आयनिक यौगिक धन एवं ऋण आयन के बने होते हैं। आयनिक यौगिक कह रहा है कि धन एवं ऋण के आयन के बना होता है, बिल्कुल सही होता है। आप पढ़े होंगे कि आयनिक यौगिक में एक तरफ होता है धातु, एक तरफ होता है अधातु। जैसे मान लेते हैं कि सोडियम धातु हो गया और Cl क्लोरीन अधातु हो गया। और सोडियम के पढ़े होंगे कि सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है, और इसकी संयोजकता क्या होगा, 1 होगा, और इसमें निगेटिव चार्ज होता है, -1 होता है। इसके परमाणु संख्या क्लोरीन को होता है 17, और इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है 7। इसको डिटेल से हम बताएं मुख्य वीडियो में, वहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि समझिए थोड़ा बहुत। जैसे यहाँ सोडियम है, इसकी परमाणु संख्या 11 हो गया, इसके ऊपर जो संयोजकता मिलेगा वो 1 मिलेगा, और क्लोरीन के संयोजकता कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब इसमें देखिए एक धनायन है, एक ऋणायन है, तो दो देखिए इसमें धनायन है, ऋणायन है, तो ये क्या करेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसको दे देगा, और इससे जब ये दोनों साझा करेगा ना, ये दोनों यानी कि NaCl जब इसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तब ये दोनों बंधन बनाएगा, वो जाएगा NaCl। इसमें देखिए धनात्मक आयन भी है और ऋणात्मक आयन है, तो दोनों के बीच बंधन बनेगा। तो ये सही करा कि धन और ऋण आयन बने होते, ये बिल्कुल सही है। फिर करा आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक उच्च होते, बिल्कुल उच्च होता है, क्योंकि आयनिक यौगिक अलग अलग, देखिए ये दोनों अलग अलग तत्व से मिलकर बना है, इसलिए इसका द्रव्यनांक क्या होता है, उच्च होता है। बंधन बनता है, और बंधन जब भी कोई बंधन बनेगा तो उसका द्रव्यनांक क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, क्वथनांक भी क्या होगा, उच्च हो जाएगा। नेक्स्ट है, द्रवित अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते। यह कथन ये गलत है, क्योंकि द्रवित अवस्था में
आयनिक यौगिक जो होता है वह विद्युत के सुचालक होता है, न कि कुचालक। यहाँ पर कुचालक दिया है, यहाँ पर सुचालक होता है। फिर करा आयनिक यौगिक जल में प्राय विलय होते हैं, ये भी क्या है, सही है। या जल में विलय होगा, जबकि कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, यह अविलय होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है। सहसंयोजक यौगिक इसमें से कह रहा है कि कौन होगा। इसका आंसर हो जाएगा घ CCl4। CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड यह एक सहसंयोजक यौगिक होगा। सहसंयोजक यौगिक किसमें किसमें बनता है, अधातु और अधातु के बीच बनता है, अधातु और अधातु के बीच बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन त्रिबंधक तत्व है। त्रिबंधक मतलब 3 बंध बनाने वाला। तो इसमें त्रिबंधक की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कैसे होगा, एल्युमिनियम के देखेंगे तो इसके परमाणु संख्या होता है 13। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इसकी पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरा में कितना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी यह किसी के साथ मिलेगा तो कहीं ना कहीं इसके 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसी के साथ क्या करेगा, यह बंध बनाएगा। तो ये हो जाएगा त्रिबंध वाला कौन होगा, Al यानी कि एल्युमिनियम होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है, कौन गलत है कह रहा है। पहला कह रहा है ऋण आयन में अपने मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जो भी ऋण आयन होगा उसमें मूल परमाणु से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा, ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसे क्लोरीन है, अब क्लोरीन के परमाणु संख्या होता है 17, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितना था, 17। लेकिन जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7, इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे यह किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक लिया, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। तो पहले मूल रूप में कितना इलेक्ट्रॉन था, 17 था। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जैसे लिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ के 7 से कितना हो गया, 8 हो गया। तो बिल्कुल सही है। पहले जो क्लोरीन है, यह क्लोरीन मूल रूप से इसमें इलेक्ट्रॉन 17 था, लेकिन क्लोरीन जब आयन की बात करें यानी कि ऋण आयन लिया है इलेक्ट्रॉन, तो ऋण आयन होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यह कथन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है मूल परमाणु के ऋणायन में परिवर्तित हो जाने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित रहती है। कह रहा कि मूल परमाणु में ऋणायन में परिवर्तन होने पर उसकी परमाणु संख्या अपरिवर्तित, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ये क्लोरीन पहले 17 नंबर था इसकी परमाणु संख्या, तो बाद में भी इसकी परमाणु संख्या 17 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से परमाणु संख्या नहीं बढ़ता है, परमाणु संख्या प्रोटॉन पर निर्भर करता है। जिस भी परमाणु, देखिए जैसे मान लेते हैं कि लोहा है, तो लोहा की परमाणु संख्या 26 है। इसका मतलब लोहा में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, 26 होगा। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या के। तो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से परमाणु संख्या पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि परमाणु संख्या के बराबर परमाणु संख्या का मतलब होता है उस तत्व में प्रोटॉन कितना है, जितना प्रोटॉन होगा उसकी परमाणु संख्या भी उतना होगा। तो ये बिल्कुल सही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से, क्योंकि यह प्रोटॉन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है ऋण आयन और उसके निकटतम उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही होता है। देखिए जो ऋणायन होते हैं, ऋणायन जो होता है और उसके निकटतम जो उत्कृष्ट गैस है उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, दोनों एक ही होगा। ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। अब देखते होंगे जैसे कि क्लोरीन पर एग्जाम्पल हम दे रहे थे अभी, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना हो गया, 17 हो गया। अब जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसमें कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएगा, इसमें 18 हो जाएगा। तो आप आर्गन को देखेंगे तो आर्गन के परमाणु संख्या कितना होता है, 18 होता है। और आर्गन एक अस्थायी तत्व है। तो यह क्या होता है, अपने निकट में जो उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट मतलब जो अक्रिय गैस है, उससे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा होगा। जैसे अभी हम बता रहे हैं, समझिए, कोशिश कीजिएगा। जैसे मान लेते हैं अभी क्लोरीन, यहाँ पर समझेंगे क्लोरीन के संख्या है 17, तो इसका परमाणु संख्या 17 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालिएगा तो निकलेगा 2, 8, 7। लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेने से इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो जाएगा, और 18 होने पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,
8 8। तो देखिए 2 8 8 हो गया। इसी के क्लोरीन के जो निकट के उत्कृष्ट गैस है वह होता है आर्गन। वह होता है क्या? आर्गन। और आर्गन के हो गया 18 हो गया इसका परमाणु संख्या। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलिएगा तो होगा 2 8 8, 2 8 10 8 18। तो देखिए इस दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? बराबर है। दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? बराबर है। इसलिए यह कथन सही होगा कि जो भी ऋणायन होगा, जो इलेक्ट्रॉन लिया है, उसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्या होगा? बराबर होगा, एक जैसा होगा। अब करा है ऋणायन का आकार अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा होता है। ये गलत होगा, क्योंकि ऋणायन का जो आकार होगा वो अपने मूल परमाणु के आकार से छोटा नहीं बल्कि बड़ा होगा। बल्कि क्या होगा जी? बड़ा होगा। अब समझिए, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लेने पर उसके जो कक्षा की संख्या वो क्या होगा? बढ़ेगा। इसलिए इसका आकार भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो जो ऋणायन होगा उसके आकार बड़ा होगा, जबकि जो धनायन होगा उसकी आकार छोटा होगा। याद रखिएगा, धनायन के आकार छोटा हो जाएगा और ऋणायन का आकार बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में कौन सल्फाइड आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा ख। देखिए इस तरीके के यह क्या होगा? सल्फाइड आयन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होगा। ये कैसे हुआ? आप मुख्य वीडियो में जाइएगा प्लेलिस्ट में, तो डिटेल्स इसके बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर सकती है? तनु नाइट्रिक अम्ल का मतलब है HNO3। आपको हम अम्ल के बारे में पढ़ाए थे कि जिसके भी नाम के आगे H आ जाएगा वह हो जाएगा अम्ल। यह कैसा अम्ल है? तो यह तनु नाइट्रिक अम्ल है। NO3 और इसमें H लग गया तो यह तनु नाइट्रिक अम्ल हो गया। अब कह रहा है कि किस धातु के साथ धातु ही अम्ल के साथ अभिक्रिया करते, ये बात याद रखेंगे। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया नहीं करता। ध्यान से सुनेंगे, जो तनु नाइट्रिक अम्ल है उससे धातु अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज, एक है मैग्नीशियम एक है मैंगनीज, वह बहुत ही तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ये ध्यान रखेंगे, तनु नाइट्रिक अम्ल से धातु अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन मैंगनीज और मैग्नीशियम, मैंगनीज है और ये मैग्नीशियम है, यह तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ थोड़ी मात्रा में क्या कर लेता है? अभिक्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट हो गया 20 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा धातु अधिक मजबूत हो जाती है? तो मिश्र धातु में परिवर्तन होने पर, मिश्र धातु में परिवर्तन जब होगा तो ये मजबूत हो जाएगा। जैसे आप सुने होंगे स्टील के बारे में। स्टील, लोहा से जब स्टील बनता है तब यह स्टील एक मिश्र धातु है, लेकिन स्टील लोहा से काफ़ी मजबूत हो जाता है। तो ये स्टील यानी कि मिश्र धातु में परिवर्तन होगा तो धातु से क्या होगा? अधिक मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? यह आसान प्रश्न है। सबसे बड़ा जो चालक है, सबसे अच्छा जो चालक है वो होता है सिल्वर यानी कि चांदी। सबसे अच्छा चालक है सिल्वर। नेक्स्ट हो गया निम्नलिखित में किसमें धातुई गुण नहीं पाया जाता है? तो धातुई गुण किसमें नहीं? पीतल है, आर्गन है, लेड है, बेरियम है। तो देखिए आर्गन जो है यह अधातु है, तो यह अधातु है तो इसमें धातु का गुण नहीं मिलेगा। आर्गन यह गैसीय अवस्था में होता है, इसमें धातु का गुण नहीं मिलेगा। धातु का गुण क्या है? वह धातु क्या होता है? ठोस होता है, वह आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है और क्या होता है? कठोर होता है। ये सब इसमें नहीं है, क्योंकि आर्गन क्या है? गैस है। इसका परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या 18 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है? तो सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो होगा सोडियम के संकेत होगा Na, परमाणु संख्या कितना होगा? 11 होगा। नेक्स्ट है हेमेटाइट निम्नलिखित धातु में से किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट लोहा के अयस्क है, लोहा के। हेमेटाइट के अलावा आप याद रखेंगे मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट ये सभी लोहा के क्या है? अयस्क है। नेक्स्ट है अयस्क में उपस्थित
उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं। अपद्रव्य का मतलब होता है मिश्रण जो खराब पदार्थ है। तो अयस्क में जो भी उपस्थित अपद्रव्य होता है, अपद्रव्य मतलब कि जो बेकार के पदार्थ होता है उसे हम गैंग बोलते हैं, उसे गैंग बोलते हैं। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु में 90% CO और 10% टीन है। इस मिश्र धातुओं का नाम क्या है? तो कॉपर और टीन जब मिलता है तो उसे बोलते हैं कांसा, और कांसा को बोल देते हैं ब्रोंज, कांसा को बोल देते हैं ब्रोंज। याद रखेंगे, ब्रोंज क्या है? कांसा, ये मिश्र धातु है। सोल्डर मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, और पीतल भी मिश्र धातु है। बताया थे आपको पिताजी पीतल यानी कि तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। एक और बात याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऐसा मिश्र धातु है जिसमें चांदी यानी कि सिल्वर नहीं होता है? तो जर्मन सिल्वर एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें नाम तो है सिल्वर लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता। इसे याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ संयोग करके उच्च द्रव्यंक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है, वह तत्व कौन है? देखिए, जो भी धातु होगा वो धातु है वो धातु का अक्सर कैसा होगा? क्षारीय होगा। धातु का अक्सर क्या होगा? क्षारीय प्रवृत्ति के होता है, और उसका द्रव्यंक और क्वथनांक क्या होगा? उच्च होगा। अब इसमें से देखेंगे तो कैल्शियम धातु है, बाकी कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर ये धातु नहीं है, कार्बन अधातु है। सिलिकॉन जो है ये सिलिकॉन आपको मिलेगा, उपधातु मिलेगा, सल्फर आपको अधातु मिल गया। कैल्शियम सिर्फ धातु है, इसलिए कहा कि धातु और क्षारीय अक्षर की चर्चा है तो धातु अक्षर पढ़े होंगे, धातु अक्षर क्षारीय होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन धातु सामरिक महत्व की मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम, क्योंकि टाइटेनियम एक ऐसा धातु है जिससे हवाई जहाज़ और जो अंतरिक्ष यान होता है, हवाई जहाज़ और अंतरिक्ष यान, उस अंतरिक्ष यान को बनाने में और वायुयान को बनाने में यह उपयोग में लाया जाता है, और यह बहुत हल्का होता है और काफ़ी मजबूत होता है। इस वजह से इसका प्रयोग हवाई जहाज़ में और अंतरिक्ष यान में किया जाता है, इसीलिए इसे सामरिक महत्व का धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हुआ H2SO4 और कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अगला है, निम्नलिखित क्रमों में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम प्रदर्शित करता है? आप इसको बनाने का एक ही तरीका अपनाइएगा, देखिएगा इसमें से कि कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे अधिक क्रियाशील है, और उसी के आधार पर आप छांटिएगा। जैसे देखिए, पहला देखिएगा तो मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के आगे करेगा सोडियम। ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम से ज़्यादा क्या होता है? क्रियाशील होता है। सोडियम बहुत ही क्रियाशील होता है, इसे मैग्नीशियम के बाद दिया है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ भी देखिएगा तो सोडियम आपको बीच में दिया है, जबकि सोडियम को सबसे पहले होना चाहिए। सोडियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो यह भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर सोडियम पहले दिया है, यहाँ भी सोडियम पहले दिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए दिया है मैग्नीशियम का जिंक और फिर लोहा फिर कॉपर। यहाँ पर देखिए पहले जिंक दिया है फिर मैग्नीशियम, जबकि सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, जिंक बाद में आता है। इस तरह से ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा ये पहले सोडियम फिर मैग्नीशियम फिर जिंक फिर लोहा फिर कॉपर। ये क्रियाशीलता श्रेणी है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा? सोडियम होगा, उससे कम मैग्नीशियम होगा, उससे कम जिंक होगा, उससे कम लोहा होगा, उससे कम कॉपर होगा। नेक्स्ट है, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि पहला बात तो यही ध्यान रखिएगा कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वह विद्युत के क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें आयन नहीं बनता है, और आयन जब नहीं बनेगा तो कुचालक हो जाएगा। सहसंयोजक यौगिक में आयन नहीं बनता है, इसी वजह से कुचालक होगा। सुचालक कौन होगा? जिसमें आयन बनेगा। तो ऑप्शन कर रहा है ये आवेश युक्त अणुओं के बने होते? बिल्कुल नहीं। आवेश क्यों होगा? क्योंकि यह तो इसमें जो बंधन है उसमें क्या होगा जी? आवेश जाएगा नहीं, आयन बनेगा नहीं। अब आयन बनेगा नहीं तो आवेश कहाँ से आएगा? तो गलत हो जाएगा। फिर कर ये पिघली अवस्था में आयन देता है, आयन बिल्कुल नहीं देता है, इसी वजह से कुचालक होते हैं। ये जलीय विलय में आयन देता है, आयन की बात ही नहीं है, यहाँ पर आयन नहीं होता है।
फिर नेक्स्ट करा है द्रवित या जलीय विलयन की अवस्था में ये आयन नहीं देते, ये बिल्कुल सही है, ये आयन नहीं देता है, इसी वजह से ये क्या होगा, कुचालक होता है। कुचालक मतलब अपने में से विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जाके नहीं आएगा या लेके नहीं जाएगा। जैसे ये आप देख रहे हैं पेंसिल, तो सुचालक मतलब होता है यहाँ से बिजली यहाँ तक आएगा या यहाँ से बिजली यहाँ तक आएगा। ये सुचालक मतलब यहाँ से चल के यहाँ आ जाएगा, यहाँ से चल के यहाँ तक आ सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे कम चालक है तो धातु विद्युत का सुचालक होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन सीसा एक ऐसा धातु है, सीसा यानी कि लेड एक ऐसा धातु है जो विद्युत का चलन बहुत ही कम करता है, और सबसे अधिक कौन करता तो चांदी करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु द्विधर्मी ऑक्साइड बनाती है। द्विधर्मी का मतलब होता है अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण रखना। जो ऑक्साइड होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ऑक्साइड तीन तरह के होता है, ऑक्साइड तीन तरह का होता है। एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, एक होता है क्षारीय ऑक्साइड, और एक होता है आपको उभयधर्मी या द्विधर्मी। ऑक्साइड क्या होता है, तो जब धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, धातु या अधातु ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तो वह बनाएगा ऑक्साइड। और यह जो ऑक्साइड होगा वो तीन तरह का होगा, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड और द्विधर्मी ऑक्साइड। तो द्विधर्मी ऑक्साइड की बात करें तो इसका हो जाएगा इसमें से एल्युमिनियम। एल्युमिनियम क्या है, तो एल्युमिनियम द्विधर्मी ऑक्साइड है। और अगर आपको ट्रिक से याद करना है कि कौन कौन से ऑक्साइड द्विधर्मी होता है तो आप ट्रिक याद रखेंगे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आप ट्रिक याद रखिएगा। सब जन आस सुनो प्रभु अल्लाह, ये ट्रिक याद रखिएगा। सब जन की आस सुनो, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। आप लिख लेंगे सब जन की साइलेंट रहेगा, की आस सुनो प्रभु अल्लाह। एस बी से हो गया, ये एंटीमनी हो गया, एंटीमनी। जेड एन से हो गया जिंक हो गया, ए से आर्सेनिक हो गया, ये एस एन से टीन हो गया, ये जो पी बी है ये लेड हो गया, और ए एल से एल्युमिनियम हो गया। अब वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे या स्लो मोशन में करके लिख लेंगे। फिर से बता रहे हैं, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। एस बी एंटीमनी, परमाणु संख्या कितना होगा इसका, 51 होगा। जिंक की बात करें तो परमाणु संख्या 30 होगा। आर्सेनिक की बात करें परमाणु संख्या 33 होगा। एस एन टीन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 50 हो जाएगा। पी बी के बात करें तो इसका हो जाएगा लेड की परमाणु संख्या 82 हो जाएगा। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा उभयधर्मी या द्विधर्मी ऑक्साइड, यानी इसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों का गुण मिलता है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है। निम्नलिखित में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो काफ़ी आसान है। करेक्ट, कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो जो ग्रेफाइट है यह अधातु है, और अधातु होते हुए यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल के नोक में आपको क्या मिलेगा, ग्रेफाइट मिलेगा, और यह अधातु है लेकिन यह विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक कठोर पदार्थ, ये भी आसान है। हीरा जो होगा वह हीरा अधातु है लेकिन सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर कौन होगा, हीरा होगा, लेकिन हीरा अधातु होते हुए सबसे कठोर होता है। अधातु सामान्यतः मुलायम होता है, लेकिन यह ऐसा अधातु है जो कठोर होता है, ये अपवाद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है। कह कि अभिक्रिया नहीं करती है, तो लोहा है वह न तो ठंडे और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, जबकि मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम यह ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं, तो धातुओं के तार उसकी तन्यता की वजह से बनाया जाता है। तन्यता मतलब तनाने वाला गुण, तन्यता मतलब तनाने वाला गुण की वजह से उसमें तार बनाए जाते हैं। जैसा पढ़े होंगे कि 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर लंबा तार बना लेते हैं, क्योंकि जब इसको पीटते हैं तो पीटने पर यह तनाने का गुण रखता है, इसी वजह से इसको खींच करके हम लंबा तार बना लेते हैं।
नेक्स्ट है लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। तो लोहा के यानी कि Fe की अभिक्रिया जब ऑक्साइड से कराएंगे तो यह Fe3O4 बनाएगा, यानी कि फेरस ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe3O4 बनाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये भी आसान है, यह होगा Au यानी कि सोना मुक्त अवस्था में पाई जाती है, किसी के साथ यह नहीं मिलता है। फिर प्लेटिनम भी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके द्रवित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। द्रवित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके कैल्शियम को प्राप्त किया जाता है, कैल्शियम को प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अधातु द्रव होता है। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन अधातु है लेकिन द्रव होता है, और पारा धातु है लेकिन ये द्रव में होता है। तो दोनों याद रखेंगे, पारा यानी कि मरकरी धातु है लेकिन यह द्रव अवस्था में होता है, और ब्रोमीन अधातु है और यह भी द्रव अवस्था में होता है। तो एकमात्र अधातु ब्रोमीन है जो द्रव अवस्था में होता है, और एकमात्र धातु पारा है जो द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु उसके द्रवित ऑक्साइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। लोहा के निष्कर्षण में, लोहा धातु के निष्कर्षण में कोक यानी कि कोयला का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्यों को रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है, उसे किस विधि द्वारा सांद्रित किए जाते हैं। किस विधि द्वारा करा कि सांद्रित किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा निक्षालन विधि। निक्षालन विधि द्वारा क्या होता है, वैसे अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्य को जिसका रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होता है उसे हम क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं, यानी कि शोधन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अधातुई ऑक्साइड की प्रवृत्ति उदासीन होता है। तो CO के जो प्रवृत्ति होता है उसके अधातुई ऑक्साइड क्या होगा, उदासीन होगा, या किसी से क्रिया नहीं करता है। बात करें P2 ये जो हो गया P2O5, P2 और O5 इसे बोलते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बोलते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में कसकर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती, कसकर के मतलब हुआ बहुत ज़्यादा गर्म कर भी देंगे तो भी यह ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करेगा, तो यह होगा चांदी। चांदी मतलब कि Ag चांदी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भर्जन के संबंध में सही नहीं है। भर्जन क्या होता है, बताए थे आपको, वायु की उपस्थिति में क्या होता है, भर्जन होता है। वायु की उपस्थिति में खूब ज़्यादा हम गर्म करते हैं तत्वों को, धातुओं गर्म करते हैं लेकिन गलाते नहीं है, द्रव अवस्था में नहीं आने देते हैं, और खूब ज़्यादा गला करके हम लोग क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। ऑप्शन कर रहा है यह सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है, बिल्कुल सही बात है, यह सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तन कर देता है। नेक्स्ट है यह वाष्पशील अपद्रव्यों को दूर करता है, बिल्कुल सही। जो भी भाप बन के उड़ जाने वाला होता है बेकार पदार्थ, यानी जो भी खराब पदार्थ होता है, अशुद्धि होता है और भाप में उड़ जाने वाला होता है तो उसे अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट है यह अयस्क को शुष्क यानी कि सूखा बना देता है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला करेक्ट, यह अयस्क को चूर्ण में बदल देता है, यह नहीं होगा, यही कथन गलत है, यह अयस्क को चूर्ण में नहीं बदलता है। नेक्स्ट है जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुलकर बनाता है। जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल करके करा कि बनाता है, तो यह बनाएगा H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस, या क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखेंगे। जब आर्द्र वायु मिलेगा, आर्द्र मतलब गीला वायु, तो आर्द्र वायु जब लोहा के संपर्क में आएगा तो लोहा में जंग लग जाएगा। शुष्क मतलब तो सूखा हुआ, तो आर्द्र होना चाहिए। जब नमी वाला वायु होगा तब लोहा में क्या होता है, जंग लग जाता है।
नेक्स्ट है ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से होती है। तो हम बताए थे कि जो भी ऋणायन होगा, यानी कि ऋणायन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, और जो भी इलेक्ट्रॉन लेगा तो कहने कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे क्लोरीन है, इसकी परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेता है तो पहले इसमें 17 इलेक्ट्रॉन रहता है, 17 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेने से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 18। तो आप देख रहे हैं कि जैसे ऋणायन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, मूल परमाणु से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिक होगा। ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने मूल परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या ज़्यादा होगा। और जो धन आयन होगा, यहीं पर दे देगा धन आयन, तो धन आयन में इलेक्ट्रॉन की संख्या मूल जो आयन होगा, मूल परमाणु, उससे क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दे रहा है तो उसमें कम हो जाएगा, और जो लेगा उसमें ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परमाणु के धनायन में परिवर्तन हो जाने पर तत्व की परमाणु संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यह अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखिए अभी बताया था आपको थोड़ा देर पहले कि जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, यानी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या की। इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन बढ़े या इलेक्ट्रॉन घटे, परमाणु संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह निश्चित है कि जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा होगा। जैसे देखिए सोडियम है, तो सोडियम के परमाणु संख्या 11 होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी को सजाइएगा आप तो यह हो गया मान लीजिए सोडियम के परमाणु। इसके पहली कक्षा में कितना हो गया, आप समझ जाइएगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर दूसरी कक्षा में कितना होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मान लेते 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और तीसरी कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसकी तीसरा कक्षा ख़त्म हो जाएगा, और इसका परमाणु का आकार घट के ये रह गया, इसका ये वाला हो गया परमाणु, इसका ये हो गया। इसके एक कक्षा जैसे ख़त्म होगा इसके परमाणु का आकार क्या होगा, छोटा हो जाएगा, क्योंकि यह 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसके अंतिम कक्षा घट के क्या होगा जी, समाप्त हो जाएगा, और यह 2 कक्षा बच जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या इलेक्ट्रॉन दान करेगा उसके परमाणु संख्या में कोई भी अंतर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अगर कोई देगा तो उसके आकार में परिवर्तन हो सकता है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला और इलेक्ट्रॉन देने वाला दोनों के आकार में परिवर्तन हो सकता है। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके परमाणु के जो आकार है उसके कम हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके परमाणु का आकार क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीक़े से पूरा प्रश्न खत्म हुआ, 51 क्वेश्चन था, ये सब खत्म हुआ। आगे के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, इसकी चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत